हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सोल्वर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हम हीट, वर्क, एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी एक सिस्टम हो गया, उसकी ये एनर्जी है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यही सब बातें। ठीक है, अब सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम अपना वही जो भी हमारा अंडर कंसिडरेशन है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो होगी वो होगी सारे सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम मेनली हमारे कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम मेनली हमारे तीन टाइप के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम, ठीक है, एक हो जाएगा आपका क्लोज सिस्टम, ठीक है, और एक हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, एक हो जाएगा आइसोलेटेड। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में आपकी जो भी मैटर होगा और एनर्जी होगी, मैटर एम से लिख देता हूं मैं, मैटर और एनर्जी दोनों की दोनों चीजें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकती है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम में आपका मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन जो एनर्जी होगी, एनर्जी दोनों के बीच क्या हो सकती है? एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। और वहीं आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मैटर और ना ही एनर्जी, दोनों में से कोई भी चीज आपकी एक्सचेंज नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, ये कुछ टर्म है जो हमें मतलब थोड़ा बेसिक है, लेकिन ये कुछ टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारी जो जैसे ये होगी प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और टेम्परेचर, ये जितनी भी होगी ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है एक सिस्टम के लिए। ठीक है, अब इन सभी प्रॉपर्टीज को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जो आई इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक क्या होती है? जो कि डिपेंड ऑन क्वांटिटी। ठीक है, आई, ठीक है, इससे मैंने ऐसे याद किया हुआ है, ई और डी, आई और आई। यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो अपने मैटर की, अपने सब्सटेंस की। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी हो जाएगी इंडिपेंडेंट? ये आपकी हो जाएगी प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। मान लो आपने कोई एक चैम्बर ले लिया, ठीक है, उस चैम्बर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लो मैंने मान लिया 300 केल्विन है। ठीक है, बीच में आपने एक दीवार लगा दी, अब वो हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, तो टेम्परेचर तो दोनों जगह क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। तो वो चीज़ है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक, जैसे कि जो डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, इन सब पे क्या करती है? वो डिपेंड करती है। अब अगर दो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को अगर हम डिवाइड कर दें ना, तो वो इंट्रिंसिक में चेंज हो जाती है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगी? कंसंट्रेशन, मोलारिटी है, तो कंसंट्रेशन आपकी किस में आएगी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज में आएगी। इसके साथ साथ जैसे कि मान लो ये जितनी थी गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, हाइमोलिकुलर एनर्जी, ये सारी के सारी आपकी क्या होती है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं, जैसे मोलर हमने फिक्स कर दिया, स्पेसिफिक 1 ग्राम हमने फिक्स कर दिया, तो अगर हमने क्वांटिटी को फिक्स ही कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाएंगी? वो इंट्रिंसिक में चेंज हो जाएगी। जैसे मोलर वॉल्यूम हो गया Vm, ठीक है, और मोलर गिव्स फ्री एनर्जी होगी Gm, ठीक है, वो सब आपकी किस में चले जाएंगी? वो सब आपकी इसमें इंट्रिंसिक में चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ प्रोसेस होती है, जैसे कि मान लो हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, ठीक है, एक सिस्टम के लिए हमने फिक्स टेम्परेचर पे हम कोई भी एक उसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमने प्रेशर फिक्स कर दिया, यानी किसी एक क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम किसी को प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है? सबसे पहले होगी आपकी आइसोथर्मल।
ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल, थर्मल यानी टेम्परेचर, ठीक है। आइसोथर्मल में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि एक आपका सिस्टम यहां से यहां जा रहा है आइसोथर्मल कंडीशन में, ठीक है। आइसोथर्मल का आपको पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल कंडीशन है, इसका मतलब मेरा टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, एक क्वांटिटी आपको वहां से निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे। उसके बाद होती है आइसोकोरिक, ठीक है। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, डेल्टा वी 0। उसके बाद आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, डेल्टा पी 0। उसके बाद एडियाबैटिक, अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट होती है ना, हीट एक्सचेंज वो 0 होता है, यानी हीट आपकी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। एनर्जी अगर कन्वर्ट होगी तो वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी अगर जाएगी तो वर्क की फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में नहीं जा सकती। तो वहां पे आपका जो डी क्यू होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। क्यू हम हीट को बोलते हैं, डब्ल्यू वर्क को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आती है साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है कि हमने किसी एक पर्टिकुलर स्टेज से, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट से हमने शुरू किया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगाए हमारे सिस्टम पे, यानी कि वो कहीं गया, वो चेंज होता गया, और लास्ट में आप जहां जिस इनिशियल पॉइंट से आपने शुरू किया था आप उसी इनिशियल पॉइंट पे घूम के आ जाओ, ठीक है। वो आपकी क्या होती है, वो आपकी साइक्लिक प्रोसेस होती है। अब साइक्लिक प्रोसेस के लिए जितने भी होते हैं डी यू डी एच, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके 0 होते हैं, किसके लिए, आइडियल के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैं आइडियल के लिए बता रहा हूं। तो ये किसके लिए होते हैं, आइडियल के लिए। केवल कौन, जो डी क्यू होता है और डी डब्ल्यू होता है वो 0 हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। क्यों, क्योंकि ये सब आपके होते हैं, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है लगभग सारी की सारी आपकी स्टेट होती है, स्टेट फंक्शन होती है ये, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब है कि वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेंगे। अब इनिशियल पोजीशन भी यही थी, फाइनल भी यही थी, तो उसके लिए चेंज क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो हीट और वर्क होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन का मतलब वो पाथ पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, कि किस पाथ से आप जाके आ रहे हो, ठीक है। तो वो आप पाथ ऐसे डिसाइड कर लो कि वो 0 भी हो सकते हैं, नहीं तो वो 0 नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन हो सकती है इनके लिए, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन एक बार देख लेते हैं। जितनी भी आपकी ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होते हैं लगभग लगभग सारी इन दोनों को छोड़ के, हीट और वर्क को, सारी की सारी आपकी स्टेट फंक्शन होती है। अब स्टेट फंक्शन को अगर मेरे को मैथमेटिकल वे में डिफाइन करना है तो जो भी आपके यूलर्स थ्योरम को, ठीक है, जो भी आपके यूलर्स थ्योरम को फॉलो करेंगे वो आपके क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे। अब यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है कि अगर आपके पास z है जो कि आपको फंक्शन ऑफ x और y है, z आपका किसका, x और y दोनों का फंक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, dz बाई डी एक्स एट कॉन्स्टेंट y और डी बाई डी वाई एट कॉन्स्टेंट x विल इक्वल टू dz बाई डी वाई एट कॉन्स्टेंट x और d बाई डी एक्स एट कॉन्स्टेंट y, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि z अगर फंक्शन है x और y को, तो z को एक बार पहले x के साथ डिफरेंशिएट कर दो y को कांस्टेंट लेके, और उसके बाद उस टर्म को दोबारा y के साथ क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो x को कांस्टेंट लेके। या फिर
पहले y के साथ डिफरेंशिएट कर दो और फिर x के साथ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों में आपकी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर वो इस चीज को फॉलो करे तो वो आपका क्या होता है, वो आपका स्टेट फंक्शन होता है। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो साइक्लिक रूल को भी फॉलो करते हैं। यहाँ लिखता हूँ साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल क्या होता है, साइक्लिक रूल आपका होता है dz बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई और डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका क्या होता है, साइक्लिक रूल। यानी कि आपने ले लिया जेड एक्स वाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आप गए और इनकी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो जो भी आपके स्टेट फंक्शन होंगे वो इन दोनों रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब इसकी हमें कहाँ यूज होगा, हमारे मान लो हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ठीक है, इन तीनों का कोई ना कोई रिलेशन दिया हो या हमें कोई रिलेशन निकालना पड़े, ठीक है, वहाँ हमारे कहीं भी बीच में यूज आ सकता है। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा dp बाई dv, ठीक है, dv बाई dt और dt बाई dp, ये आपका क्या होंगे, क्या तीनों के तीनों क्या होते हैं, तीनों के तीनों स्टेट फंक्शन होते हैं। स्टेट फंक्शन होते हैं तो इनका क्या होगा, वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, वहां से हम इनके बीच में कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं और अपने इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये सब वैल्यू क्या होंगी, यूज होगी। ठीक है, समझ में आ गई। चलो इसके बाद आता है भाई आपका मैक्सवेल स्क्वायर या फिर मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, मैक्सवेल स्क्वायर क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, मैक्सवेल स्क्वायर है। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, सत्या प्रकाश, ये वो, जो भी तुम्हारा तरीका है तुम अपने तरीके से याद कर लो। अब मेरा तरीका है तो थोड़ा सा अटपटा है। चलो, तो ये है आपका मैक्सवेल स्क्वायर, यहाँ से शुरू होंगे और अपना देख लेना जो भी है यार। ठीक है, चलो, अब इसमें एस पी टी वी ये आपके क्या होते हैं, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं और एच जी ए यू आपके थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल होते हैं। ठीक है, अब हम एच जी ए यू इनके टर्म में, सॉरी एस पी टी वी इनके टर्म में हम एच जी ए यू की वैल्यू लिख सकते हैं। कैसे, मान लो अगर मैं u की लिखना चाहूँ तो जो आपका डेल्टा u होगा वो किसके इक्वल होगा, वो u आपका किसके टर्म में, वेरिएबल है ना, ठीक है, वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में आएगा तो u v और s की फॉर्म में आएगा सबसे पहली बात। ठीक है, यानी कि डेल्टा s आएगा और डेल्टा v आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रही है ये एक एरो, एक यहाँ पे है और एक एरो यहाँ पे है। जिस साइड एरो आएगी ना वहां पे आपका नेगेटिव साइन आएगा। अब v के साथ क्या आ रही है, एरो आ रही है तो यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ एरो नहीं है तो यहाँ रहेगा पॉजिटिव साइन। उसके बाद s के अपोजिट क्या है, t, तो s के साथ आ जाएगा t। ठीक है, v के अपोजिट है p तो v के अपोजिट आ जाएगा p, तो du आपका हो गया t ds माइनस p dv। तो ऐसे ही आप सारे चारों के चार लिख सकते हो। एक चीज याद रखना, s हमेशा t के साथ रहेगा और p हमेशा v के साथ रहेगा। ठीक है, PVST। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं मैक्सवेल रिलेशन। हाँ, इसके साथ अब यहाँ से मान लो
मेरे को टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो टेम्परेचर की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहली बात मेरे को इसको जीरो करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं डीवी को मेरे को जीरो करना पड़ेगा। डीवी को जीरो करने का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट ले लूं, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि मैंने वॉल्यूम को ले लिया कांस्टेंट, वॉल्यूम हो गया आपका कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो डीवी क्या हो गया? जीरो। डीवी जीरो हुआ तो ये सारी वैल्यू क्या होगी? ये जीरो होगी सारी, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ds को नीचे लेके आ सकता हूं, तो du बाई ds आपका क्या आ गया? एट कांस्टेंट v आपका टेम्परेचर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप इन सब की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहाँ पे समझ गए की बात। उसके बाद आते हैं मैक्सवेल रिलेशन। मैक्सवेल रिलेशन के लिए आपको तीन चीजें याद करनी है। सबसे पहले तो पी वी और एस टी, ठीक है, पी वी एस टी, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद करनी है? दूसरी चीज आपको याद करनी है P और S जहां भी एक साथ आ जाए वहां आपको नेगेटिव साइन लगा देना। P और S जहां भी एक साथ आ जाए आप वहां आपको नेगेटिव साइन लगा देना। अब आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, मान लो मैंने लिख दिया ऊपर dP बाई dt लिख दिया, ठीक है, dP बाई dt लिख दिया। अब आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज क्या है? क्रॉस में आपके PVST बनने चाहिए। क्रॉस में PVST यानी कि यहाँ P है तो यहाँ आपका V आएगा, ठीक है। यहाँ T है, यहाँ आपका S आएगा, PVST, ठीक है। क्रॉस में बन गए। उसके बाद यहाँ और जो बाहर वाला है ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है ऊपर वाली और जो कांस्टेंट वैल्यू है वहां भी आपके PVST बनने चाहिए। तो ये P है तो यहाँ V आएगा, यहाँ S है तो यहाँ T आएगा, ठीक है, PVST, ठीक है। दो रिलेशन हो गए। तीसरा हो गया आपका P और S जहां भी एक साथ आ जाए वहां नेगेटिव। P और X नहीं है, P और S नहीं है तो यहाँ कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो ये आपका एक मैक्सवेल रिलेशन हो गया, ठीक है। ऐसे आप कितने भी बना सकते हो, मतलब कितने जितने हैं उतने सारे के सारे आप बना सकते हो। बस आपको चेक क्या करना है? PVST चेक करना है एक तो, और दूसरा चेक करना है कि P और S अगर एक साथ आ जाए तो वो नेगेटिव साइन होगा। समझ के बात। उसके बाद ये तो है मैक्सवेल रिलेशन। उसके बाद एक रिवर्स मैक्सवेल भी है। वो कैसे है? मान लो मैं यही ले लेता हूँ dP बाई dt, ठीक है, ये था ना dP बाई dt। तो सबसे पहली चीज वही क्रॉस में, तो P यहाँ पे V, यहाँ पे T और यहाँ पे S, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब जो बाहर वाले के साथ रिलेशन था ना वो नीचे वाले का होगा। नीचे वाले का अगर मैं यहाँ पे T है तो इसका मतलब यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे V है तो इसका मतलब यहाँ पे P आएगा, ठीक है। और P और S एक साथ आ गए तो नेगेटिव साइन, P और S एक साथ आ गए नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स मैक्सवेल में चला जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो उसके बाद यहीं से हम स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन भी निकाल सकते हैं। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी तो उसकी कंडीशन सारी हम यहाँ से मैक्सवेल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे? एक हम जो हमें पढ़ते हुए आ रहा है, मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को पता है, वो क्या कि आपका जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा? स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। अब जी मेरा कहाँ आ रहा है? जी मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो जी के साथ कांस्टेंट क्या रहेगा? जी के साथ कांस्टेंट रहेगा प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, यानी एट कांस्टेंट पी और टी। ये आ गई आपकी एक कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही जी है तो ए का भी सेम, ये नेगेटिव रहेगा, और v और t का कांस्टेंट में u, v और s, h, s और p, ठीक है। तो ये सारी टर्म क्या रहेगी? dh एट कांस्टेंट s एंड p स्मॉलर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसे ही u भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो। चार कंडीशन तो ये होगी। उसके बाद दो कंडीशन आपकी वो चलती है एंट्रोपी के साथ। दो कंडीशन चलेगी एंट्रोपी के साथ। एंट्रोपी के साथ क्या आएगा? एंट्रोपी में कांस्टेंट एक V होगा और एक U होगा, एक V होगा, ऐसे ही एक H होगा और एक P होगा, ठीक है। कैसे? डेल्टा S एट कांस्टेंट U एंड V ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ऐसे ही डेल्टा S एट कांस्टेंट H एंड P ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दो कंडीशन आपकी ये होगी, टोटल 6 कंडीशन होगी आपके यहाँ से।
ठीक है, तो ये सारे आपके स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन थी। अब इसमें हाँ एक और चीज याद रखो, आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी देख ही लेते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन देखते हैं। एक चीज याद रखना कि हमेशा U और V साथ रहेंगे, H और P साथ रहेंगे, ठीक है। हीट कैपेसिटी में भी आप देखोगे कि U और V साथ रहेंगे, ठीक है। जहां कांस्टेंट V आ गया तो मतलब U आएगा, P के साथ H आएगा, ठीक है। U और V, H और P, ठीक है, इनको साथ लेके चलना, समझे। चलो अब आ जाते हैं आपके थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या है आपकी, डेल्टा U बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T, ठीक है, डेल्टा U बाय डेल्टा V एट कांस्टेंट T, ठीक। अब ये किसके इक्वल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई टी भी बोलते हैं। पाई टी यानी कि इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या है, एक प्रेशर वाली टर्म है, प्रेशर है ना, तो ये टी यहाँ है तो टी को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये क्या है, प्रेशर वाली टर्म है, तो यहाँ पे आना तो आपका प्रेशर चाहिए ना, तो टी से मल्टीप्लाई किया, टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा, तो ओवरऑल क्या हुआ, टी से टी कटा तो प्रेशर बचा ना, ठीक है। और एक आ जाएगा, अब प्रेशर में से प्रेशर ही माइनस होगा, प्रेशर में से वॉल्यूम तो माइनस नहीं हो सकता, तो माइनस पी, तो ये आपके क्या होगी, ये आपकी है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर मैं आइडियल गैस के लिए बात करूं, आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। क्यों 0 क्यों होगी, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन जब होगी ना, आइसोथर्मल कंडीशन में आइडियल के लिए ध्यान रखो, डेल्टा U डेल्टा H ये सब क्या होंगे, ये आपके 0 के इक्वल हो जाएंगे, किसमें, आइसोथर्मल कंडीशन में, ठीक है। जहां पे आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये सब आपकी 0 हो जाएगी। अब वही क्या है, डेल्टा U है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या आएगा, 0 आएगा। निकाल के भी अगर आपको निकाल के देखना है तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको dP बाई dt निकालना है, तो पहले P निकाल लो, P आएगा nRT बाई V, तो dP बाई dt एट कांस्टेंट, ये PTV कांस्टेंट V आएगा, ठीक है। किसके इक्वल होगा, NR बाई V के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि dt बाई dt क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, NR बाई V होगा। और यहां से भी अगर मैं क्या करूं, प्रेशर निकाल लूं, वो nRT बाई V होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखूं T इंटू NR बाई V माइनस में nRT बाई V, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और अगर रियल गैस इक्वेशन है, तो रियल गैस है, रियल गैस के लिए आपके क्या आएगा, जो भी आपकी प्रेशर में करेक्शन होती है ना, रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो जो ये क्या प्रेशर में करेक्शन है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू, इंटरनल प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। निकाल के देख लेना, वैसे कुछ नहीं करना, ऐसे ही निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी होगी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। इसके बाद देखते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड सेम मिलती जुलती है, U का रिलेशन V के साथ था, तो H का रिलेशन किसके साथ होगा, P के साथ होगा, पहली बात तो,
ठीक है, कांस्टेंट टी पे होगा। अब टी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और टी ही क्या होगा, डिवाइड होगा। और ये प्रेशर था, ये क्या है, वॉल्यूम है, ये वी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी और यहाँ पे ये प्लस वी हो जाएगा सॉरी, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये क्या होगा, प्लस वी। तो ये आपकी होगी क्या, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों इक्वेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पे आपका कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये दोनों इक्वेशन आपकी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड थर्मोडायनेमिक। वही आइडियल के लिए क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और रियल के लिए मेरे ख्याल एक बार निकाल के देख लेना, शायद जो वॉल्यूम में करेक्शन होगी वही आए, है ना। तो ये अभी मैंने एक बार निकाल के देखी, तो निकाल के देख लेना, समझ गए। चलो, कुछ काम तो तुम भी करोगे कि सारा पका पकाया खाओगे, हैं? कर लो भाई, कुछ कर लो यार। उसके बाद आपके आते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, ठीक है, कुछ थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले होता है अल्फा, ठीक है, जो कि होता है आपका आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। क्या होता है, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि अल्फा। आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। थर्मल यानी कि टेम्परेचर में आपने चेंज किया, तो टेम्परेचर में चेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम में क्या चेंज आया, तो यानी कि वॉल्यूम में क्या चेंज आया, कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर में चेंज करने के साथ वॉल्यूम में क्या चेंज आया, ठीक है। अब ये एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी होती है, इसको इंट्रिंसिक बनाने के लिए यहाँ से वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, दो एक्सट्रिंसिक क्वांटिटी के अगर हम डिवीजन कर दे तो वह इंट्रिंसिक में चेंज हो जाती है। तो ये आपका हो गया अल्फा, आइसोबारिक थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम कटेगा, तो यानी कि क्या आ जाएगी, केल्विन इनवर्स इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। केल्विन इनवर्स इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। उसके बाद सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड आएगा आपका आइसो थर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जो कि होता है आपका बीटा। बीटा क्या आएगा, आइसोथर्मल है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यानी कि आपने क्या किया, प्रेशर में चेंज किया, प्रेशर से उसको कंप्रेस किया, और वो कितना कंप्रेस हुआ, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया, वो आपका ये बता देगा। इसको चेंज करने के लिए 1/v कर देंगे, और कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंशन था पॉजिटिव था, कंप्रेस कर रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कटेगा, तो बार इनवर्स या फिर जो भी पास्कल इनवर्स, इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या आएगा, आइसोकोरिक थर्मल क्या नाम था उसका, आइसोकोरिक, ये था आपका गामा, वॉल्यूम कांस्टेंट था डेल्टा टी डेल्टा पी 1/p, ठीक है। इसका नाम बोल रहा हूँ मैं, आइसोकोरिक थर्मल प्रेशर कोफिशिएंट, कुछ ऐसा है, थर्मल प्रेशर कोफिशिएंट, तो कुछ ये नाम है इसका, एक बार नाम चेक कर लेना, ठीक है। तो एक वही होगा आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, थर्मल यानी कि टेम्परेचर में चेंज करोगे तो प्रेशर में क्या इफेक्ट आ रहा है, 1/p से डिवाइड करेंगे, वही केल्विन इनवर्स इसकी भी यूनिट हो जाएगी, ठीक है।
तो ये गामा, और इन तीनों में अगर मैं रिलेशन पूछूं तो ये आएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा पी के इक्वल होता है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा गामा पी के इक्वल होता है। ये इन तीनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, तीनों के बीच में आपसे रिलेशन निकलवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं इसमें यार। देखो अल्फा की वैल्यू है, बीटा की है, गामा की है। अब यहाँ से एक आपको साइक्लिक रूल भी पता था। क्या था साइक्लिक रूल? साइक्लिक रूल था आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी बाई डेल्टा वी, ठीक है, और डेल्टा वी बाय डेल्टा पी, ये आपका -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास चार रिलेशन है, डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से और ये क्या हो रहा है, डेल वी बाई डेल टी आ रहा है। ठीक है, ये टी है ना, हाँ, यहाँ से डेल वी बाई डेल टी आ रहा है, यहाँ से डेल टी बाई डेल वी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का, ठीक है, रिलेशन निकलवा सकते हैं। यहाँ से डेल वी बाई डेल पी आ रहा है, डेल वी बाई डेल पी आ रहा है यहाँ से, मतलब इन चारों को मिला के एक अल्फा इक्वल टू बीटा गामा पी, 4-5 रिलेशन हो गए। इन चारों पांचों को मिक्स करके कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आपको ये सारे इक्वेशन याद होंगे तो जो क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी होगी उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं कोई पर्टिकुलर एक चीज बता दूं, क्वेश्चन आ जाए वहां पे दूसरी चीज चेंज करके, ठीक है, तो वो आप वहां से कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधी सी चीज है भाई, ये 5 रिलेशन आपके पास है, इनको वो मिक्स करके कोई भी इक्वेशन बना सकता है। यहाँ से आपको वहां से देखना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे क्या दिया, अल्फा पूछा, बीटा पूछा, गामा पूछा, ठीक है, कौन सा रिलेशन वहां से उसने बनाया हुआ है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। वहां से थोड़ा दिमाग तो देखो लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई ऐसे हंसी मजाक थोड़ी है ना। चलो ये हो गया। तो ये आपके कुछ कोफिशिएंट थे जो हमने यहां से कर लिए। हाँ, इसके बाद तो ये कोफिशिएंट आपके हो गए। उसके बाद आपके आता है, हाँ, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी आपकी होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि कितनी हीट आपको रिक्वायर होगी, आपका जो भी सैंपल है, जो भी सब्सटेंस मैटर जो भी है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए आपको कितनी हीट की जरूरत होगी, तो वो आपको बताता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सी क्या आएगा, सी आपका आएगा Q बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्यों आया? मान लो आपने Q अमाउंट ऑफ हीट दी, ठीक है, और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा, डेल्टा जरूरी थोड़ी है 1 डिग्री बढ़े, 2 3 4 इतना बढ़े, तो 1 डिग्री के लिए कितना देना पड़ेगा, उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री के लिए आ जाएगा, वही चीज है आपकी। ठीक है, अब अगर मैंने क्या कर दिया, कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट कर दी कि 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए 1 डिग्री राइज टेम्परेचर करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, सी एम, यानी कि मोलर। मोलर क्या हो जाएगा, Q बाय एन डेल्टा टी। ये आ गया, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, इसे मैं कर दूं, मैंने कर दिया वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए 1 मोल के लिए
1 डिग्री राइज अगर मेरे को करना है तो मेरे को कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो वो आपका आ जाएगा क्या, CVM। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, QV कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, N डेल्टा T। और QV क्या होता है, कांस्टेंट जब भी हम वॉल्यूम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, यानी कि DU में जितना चेंज आए N डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ से DU की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, DU इज इक्वल टू NCV/dt। DU क्या आया, NCV/dt। मैंने बोला था ना U का रिलेशन V के साथ और H का रिलेशन P के साथ, यानी कि अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया CPM तो वो क्या आ जाएगा, QP/NDT, या फिर QP क्या आ जाएगा, D डेल्टा H। यहाँ पे या तो इसको दोनों को डेल्टा करो ना, ठीक है, DH/NDT। ठीक है, तो यहाँ से मैं DH की वैल्यू निकाल सकता हूँ, DH इज इक्वल टू NCPM/dt। ये दोनों भैया आपके काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, CPM की वैल्यू दे देंगे, CPM की दे देंगे, ठीक है, DU और DH आपसे निकलवा लेंगे। ठीक है, या फिर कई बार आपसे वो CPM CVM भी निकलवा लेते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे कि हम किसी के लिए CPM CVM की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह उसके निकाल के तो हम वहां से निकाल सकते हैं। एक और यहाँ से रिलेशन होता है आपका CPM माइनस CVM आपका R के इक्वल होता है। ठीक है, किसके लिए, आइडियल के लिए। वैसे CP माइनस CV CP माइनस CV इज इक्वल टू TPT और BT, प्रेशर और ये वॉल्यूम। ठीक है, एक रिलेशन आपका ये होता है। एक बार मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, ये कंफर्म ही मेरे एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से यही है आपका। ठीक है, तो एक रिलेशन आपका ये होता है। हाँ भाई, चलो ये देख लिया, ये सही है आपका बिल्कुल। ठीक है, CP माइनस CV इज इक्वल टू TPT VT। ठीक है, अब CP CV की बात कर ली तो एक बार निकालना भी सीख लेते हैं कि CP CV ये सब हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये निकालते हैं हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। हाँ जी, फिर आता है आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम है या मॉलिक्यूल है, कुछ भी है। ठीक है, तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3n के इक्वल होंगे। ठीक है, n कितने हैं, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास मोनोटॉमिक है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, 1। ठीक है, डायटोमिक है तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 2, ट्राइटोमिक 3। ठीक है, ऐसे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे आपके 3n, जिसमें से ट्रांसलेशन मोड कितने होंगे, वो होंगे आपके 3। रोटेशन मोड होंगे 2 अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है। ठीक है, 3 अगर आपका मॉलिक्यूल क्या है, नॉन लीनियर। ठीक है, और वाइब्रेशन मोड कितने आएंगे, 3n-5 अगर लीनियर होगा और 3n-6 अगर नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो यहां पे इनका
अगर इंटरनल एनर्जी में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन एक का यहाँ पे ट्रांसलेशन मोड का R/2T होता है, तो 3 का हो जाएगा 3RT/2। ठीक है, किसमें? इंटरनल एनर्जी में इनका कंट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पे 2RT/2, यहाँ पे 3RT/2 का। ठीक है, और जो वाइब्रेशन मोड होते हैं, सबसे पहले एक तो ये हाई टेम्परेचर पे ही हम इनको कंसीडर करेंगे, और दूसरी बार ये कंट्रीब्यूशन करता है इसमें RT का। ठीक है, तो 3n-5 कितने करेंगे? 3n-5 RT। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3n-6 RT। ठीक है, तो ये आ गए इनके इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हमने अभी देखा है जो CVM है वो क्या है? DU है, DU इज इक्वल टू NCVM dt। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को कंसीडर ना करूं तो जो मेरा CVM आएगा वो क्या आएगा? DU/dt, यानी कि इस U को मैं क्या कर दूं? डिफरेंशिएट कर दूं सिंपली टेम्परेचर के साथ, तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरी CVM की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल DU देखना पड़ेगा। अब मैंने मान लिया कि मेरे पास मोनोटोमिक गैस है। मोनोटोमिक गैस के लिए टोटल कितने होंगे? 3 × 1। ठीक है, 3 ही होंगे, तीनों के तीनों आपके ट्रांसलेशन होंगे। ठीक है, तो जो टोटल आपका DU आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा आपका 3RT/2 के इक्वल। टोटल कितना आएगा? 3RT/2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर, तो CVM क्या आएगा? CVM आएगा आपका 3R/2। ठीक है, और CPM क्या होता है? CPM माइनस CVM आपका R के इक्वल होता है, तो CPM इज इक्वल टू CVM प्लस R, यानी कि वो आ जाएगा 3R/2 प्लस R, यानी कि 5R/2। ठीक है, और यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। अल्फा मैंने शायद आपको नहीं बताया, अल्फा आपका होता है अल्फा इज इक्वल टू CPM/CVM। ठीक है, आगे जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ोगे तो वहां पे आपका ये काम आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली CVM और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू मोनोटोमिक के लिए क्या आएगी? 5R/2 और 3R/2 कैंसल आउट होंगे तो 5/3। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोनोटोमिक के लिए निकाल के दिखा दिया। डायटोमिक के लिए क्या होगा? मान लो डायटोमिक है, जाहिर सी बात है क्या होगा? लीनियर होगा, तो 3 × 2 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 में से 3 तो आपके यहाँ चले गए। ठीक है, 3 आपके यहाँ चले गए। अब लीनियर है, 2 आपके कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। 1 आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 1 आपका कहाँ चला जाएगा? यहाँ। अब अगर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो है, तो इसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल आपके हो जाएंगे 3RT/2 प्लस 2RT/2, यानी कि ये कितना आएगा? 3 और 2 5, 5RT/2। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके तो CVM की वैल्यू क्या आएगी डायटोमिक के लिए? समझ आ रहा है ना तुम्हें? मैंने मोनो में ही डाई करके दिखा दिया। मोनो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, डाई में अलग से ही करके दिखा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ अलग से। डायटोमिक के लिए क्या होगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3 × 2, यानी कि होंगे 6, जिसमें से ट्रांसलेशन 3 होंगे, रोटेशन 2 होंगे और वाइब्रेशन 1 होगा। अब मैं लो टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। लो टेम्परेचर पे इसको तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं, इसको मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं। तो यहाँ से हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 3RT/2, यहाँ से 2RT/2। तो टोटल DU कितना आएगा? टोटल DU आ गया आपका 5RT/2। ठीक है, टोटल DU ये आ गया। तो वहां से अगर मैं CVM निकाल लूं तो CVM क्या आएगा? CVM आपका होता है DU/dt। ठीक है, DU/dt से डिफरेंशिएट करेंगे तो T कटेगा बस, तो ये आ गया आपका 5R/2। ठीक है, CPM अगर मैं निकाल लूँ, CPM क्या होता है? CPM होता है CVM प्लस R, तो इसमें एक बार एक R प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7R/2। और अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा वो आ जाएगी आपकी 7/5। ठीक है, तो ये डायटोमिक के लिए हो गया। मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया। हाई टेम्परेचर में बाकी चीजें आप सारी खुद कर सकते हो।
ठीक है, समझ में आएगी बात। चलो ठीक है, अब ये सब हो गया। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। इसके बाद आ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, लेकिन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में केवल कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट होगी। और आपकी फर्स्ट लॉ होता क्या है? वो होता है आपका डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डी यू आपकी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है, क्यू आपकी हीट होती है, डब्ल्यू आपकी वर्क होती है। ठीक है, तो हम तीनों चीजों को अलग अलग देखेंगे आराम से। ठीक है, सबसे पहले आपका आया डी यू। ठीक है, डी यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका पाई टी डी वी प्लस सी वी डी टी। पाई टी डी वी प्लस सी वी डी टी। यहां से आप चाहे आइडियल हो, चाहे रियल हो, चाहे आइसोथर्मल हो, या कोई भी प्रोसेस हो, यहां से आप हर एक के लिए इंटरनल एनर्जी निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि हमने आइडियल के लिए क्या पढ़ी थी? हमने आइडियल के लिए पढ़ी थी कि अभी जो डी यू आया था वो एन सी वी डी टी आया था, यही आया था ना। तो यहां से भी आएगा, क्यों? पाई टी क्या था? बताया था ना फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन, पाई टी इंटरनल प्रेशर। आइडियल के लिए क्या आता है? जीरो आता है ना। तो ये तो आ जाएगा आपका जीरो, ये अगर जीरो हो गया तो डी यू क्या हुआ? सीवी डी टी। आगे समझ। अब एक और बताया था कि आइडियल गैस के लिए अगर आइसोथर्मल कंडीशन हो, आइडियल हो, आइडियल प्लस में आइसोथर्मल हो, तो उसके लिए क्या होता है? जो भी ये डी यू डी एच ये सब क्या होते हैं? सारे जीरो होते हैं। बताया था ना, देख लो। आइसोथर्मल है, ये जीरो हो गया। आइडियल है, ये जीरो हो गया, तो डी यू क्या आएगा? जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? इंटरनल एनर्जी के लिए आपकी एक जनरल इक्वेशन होगी। कहीं भी इस इक्वेशन से आप कोई भी प्रोसेस हो तो आप इंटरनल एनर्जी आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, समझ में आई बात। और इंटरनल एनर्जी और डेल्टा एच में भी आपका क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ठीक है, इसी को मैं डेल्टा पी वी को, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ठीक है, ये भी आपका एक रिलेशन आया। और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, पीवी को मैंने डेल्टा एन जी आर टी लिख लिया। तो ये भी आपके क्या डेल्टा एच और डेल्टा यू में कुछ रिलेशन होते हैं। अब आप डेल्टा एच भी आसानी से निकाल पाओगे। डेल्टा यू आपको पता है, डेल्टा यू पाई टी डी वी प्लस सी वी डी टी होता है, और उसमें से पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन कर दो। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपकी हो गई। हाँ, एक मैंने अगर पहले आपको बताया और नहीं बताया तो शायद मैंने तुम्हें सोल्व करने के लिए दे दिया था कि इंटरनल प्रेशर की वैल्यू रियल के लिए, पाई टी की वैल्यू रियल के लिए क्या होती है? पाई टी डीवी पूरा ही बता देता हूँ। पाई टी डीवी अगर आप निकाल लोगे तो वो आपका ए एन स्केयर 1/v1 माइनस 1/v2 आएगा। वैसे पाई टी की वैल्यू क्या आएगी? पाई टी की वैल्यू आएगी ए एन स्केयर अपॉन वी स्केयर। मैंने आपको शायद बता दी थी भाई, जो भी आप रियल गैस इक्वेशन में प्रेशर में जो भी करेक्शन होगी वही आपकी पाई टी की वैल्यू आएगी। ठीक है, पाई टी डीवी आप अगर आप करोगे तो इसको बस एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ए एन स्केयर 1/v1 माइनस 1/v2 आ जाएगा। ठीक है, v1 v2 क्या लिमिट रख देना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा।
इसकी भी अभी हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, देख लो कैसे जरूरत पड़ेगी। अगर मैं रियल गैस की बात करूं, ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन में रियल गैस की अगर मैं बात करूंगा, मैंने क्या ले ली, आइसोथर्मल कंडीशन ले ली। आइसोथर्मल और आइडियल गैस का मैंने बता दिया कि क्या आएगा, ये 0 आएगा। लेकिन अगर मैं आइसोथर्मल प्लस रियल गैस की अगर मैं बात करूं, तो यहां से तो डेल्टा टी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। डेल्टा टी 0 हुआ तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो आपका 0 नहीं हुआ ना, डी यू पाई टी डीवी, पाई टी डीवी की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है। तो वहां से आपका डी यू किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका ए एन स्केयर 1/v1 माइनस 1/v2। किसके लिए आएगा ये, आइसोथर्मल प्लस रियल गैस के लिए, ठीक है। समझ गए बात को। चलो यहां से भी देख लेते हैं, अगर आइसोथर्मल कंडीशन है तो क्या होगा। पहले आइडियल के लिए अलग से बताओ क्या, चलो आगे जब वो निकालूंगा तब बता दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद बारी आती है क्यू की, ठीक है। क्यू, अगर क्यू आपका क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसे बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यानी कि एनर्जी इज गिवन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम एनर्जी देता है या हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम आपका हीट जनरेट करता है तो उसे, तब उस टाइम आपका क्यू क्या होता है, क्यू नेगेटिव होता है और उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और अगर क्यू आपका, हीट आपकी अगर पॉजिटिव हो है, इसका मतलब एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, सॉरी मैं बार बार एनर्जी बोल रहा हूँ, हीट, हीट इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। समझ गए। यानी कि अगर सिस्टम हीट जनरेट करे, सिस्टम अगर खुद से हीट जनरेट कर रहा है, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसमें आपकी हीट के जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर सिस्टम को हीट दी जाए तो वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और उसमें हीट का, उसमें जो क्यू का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये 2 चैम्बर है, ठीक है, इनमें रिएक्शन चल रही है। एक ये आपकी क्या है, एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। ये डायथर्मिक वॉल है, यानी कि यहाँ से आपकी हीट एक्सचेंज हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यहाँ से आपकी नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपकी एडियाबैटिक वॉल है। तो Q इज इक्वल टू 0 डी क्यू, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी कोई भी अंदर प्रोसेस चल रही है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया TA और इसका मैंने मान लिया TB, ठीक है। अब अंदर अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो TA डैश हो जाएगा और इसका हो जाएगा TB डैश। अब TA और TB में क्या रिलेशन होगा, TA और TB में क्या रिलेशन होगा। अब जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या करेगी, हीट जनरेट करेगी। हीट जनरेट करेगी तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, हीट बाहर जा नहीं सकती। तो यानी कि जो TA डैश होगा वो ग्रेटर देन होगा TA। समझ गए बात को, TA डैश ग्रेटर देन TA होगा। लेकिन अब मैं यहाँ की बात करूँ, हीट जनरेट हुई, डायथर्मिक वॉल थी, हीट एक्सचेंज हो सकती, तो हीट उतनी क्या चली गई, बाहर चली गई, ठीक है। बाहर चली गई तो क्या रहा टेम्परेचर, TA TB और TB डैश का टेम्परेचर सेम रहा। समझ गए बात। अब अगर इसके अंदर है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तब क्या रिलेशन होगा। अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो सिस्टम क्या कर लेगा, हीट खींच लेगा, सिस्टम हीट ले लेगा। यहां से अंदर से सिस्टम ने हीट खींच ली, हीट खींच लिया, बाहर से तो वो ले नहीं सकता, बाहर से नहीं ले सकता, एडियाबैटिक वॉल है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, अब की बार डाउन चला जाएगा, क्योंकि अंदर की हीट क्या होगी, यूज होगी ना, अंदर जितनी हीट थी वो सारी की सारी कंज्यूम होगी, तो टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो अब की बार जो टी डैश होगा
ओस्मोलर देन TA होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वो क्या करेगा, हीट खींच लेगा तो इक्विलिब्रियम बनाएगा और बाहर से हीट ले लेगा, बाहर से हीट लेगा तो यहाँ पे आपका कोई चेंज नहीं होगा, TB डैश अब की बार भी TB के इक्वल रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको हीट का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क की। ठीक है, वर्क सबसे पहले वर्क होता क्या है, वर्क होगा आपका माइनस P एक्सटर्नल dV, माइनस P एक्सटर्नल dV। तो ये आपका क्या होगा, वर्क होगा सबसे पहली चीज तो। ठीक है, उसके बाद अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, dV क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा ना। dV क्या होता है, V2 माइनस V1, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो कि एक्सपेंशन हो रहा है, पहले कम वॉल्यूम था फिर ज्यादा हुआ, एक्सपेंशन हो गया ना, ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव आया, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था तो ओवरऑल वर्क क्या आया, ओवरऑल यहाँ पे तो लेकिन नेगेटिव साइन था, ओवरऑल वर्क आया नेगेटिव। तो यहाँ से एक्सपेंशन में आपका वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका नेगेटिव साइन का होता है। और वैसे इसको नेगेटिव साइन कैसे दिया हुआ है, जाहिर सी बात है अगर सिस्टम काम करेगा तो वो अपनी एनर्जी यूज करेगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको हम यूज कर रहे हैं ना, तो हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले 100% थी, उसके बाद मान लो 70% होगी, 60% होगी, कम होगी ना। अगर मेरी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो मैं उसको क्या दूंगा, उसको नेगेटिव साइन दूंगा। समझ के बात, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। उसके बाद मैं बात करूं कंप्रेशन की, कंप्रेशन अगर होगा तो पहले वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, पहले मान लो 100 लीटर था, उसको कंप्रेस करके कितना कर दिया, 20 लीटर कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, फाइनल क्या रहा, 20, इनिशियल 100, तो -80 हुआ ना। तो यानी कि जो आपका dV आया, अब की बार V2 माइनस V1 नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी वर्क डन आपका क्या आ गया, पॉजिटिव। और इसको बोला जाता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के ऊपर काम करना, और ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझेंगे, मान लो आपके पास एक गैस है, ठीक है, कोई गैस है, उसको ऊपर से वो 100 लीटर के एक चैम्बर में, मैंने उसको जोर लगा के कंप्रेस कर दिया 20 लीटर में। जैसे ही मैं उसको कंप्रेस करूंगा, अब क्या होगा, अंदर क्या होगा, जो कोलिजन है वो बढ़ेंगे, पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम कम हो गया, कोलिजन बढ़ेंगे, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी अगर कम हो रही थी तो नेगेटिव साइन दे रहे थे, इंटरनल एनर्जी अब की बार बढ़ रही है तो पॉजिटिव साइन देंगे। ठीक है, तो अब कंफ्यूज मत होना कि वर्क डन बाय द सिस्टम में नेगेटिव होता है या वर्क डन ऑन द सिस्टम में होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन था। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि अब यहां से अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूं, इरिवर्सिबल की। कोई भी अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए वर्क डन आपका -P एक्सटर्नल dV ही रहेगा, ये चीज लिख लो। dV को मैं V2 माइनस V1 कर सकता हूं, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये क्या रहेगा, -P एक्सटर्नल dV ही रहेगा। दूसरा वैक्यूम, वैक्यूम में आपका जो वर्क डन रहेगा वो 0 रहेगा, वैक्यूम में वर्क डन क्या रहेगा, 0 रहेगा। और किस में 0 रहेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में। अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक का मतलब dV 0, dV 0 मतलब वर्क 0।
ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लो, आइसोकोरिक प्रोसेस आई तब भी आपका वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आपका 0 आएगा। ठीक है, समझ गए बात। उसके बाद आपका रिवर्सिबल बचता है। ठीक है, रिवर्सिबल अभी कराते हैं। और इसमें और कोई बात तो नहीं बतानी। हाँ, ये क्या है, वर्क क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर इनटू वॉल्यूम आ रहा है ना, तो अगर आपके पास ये चीज अगर आप भी हम करेंगे भी, तो मान लो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे आपको कुछ भी यू दे रखा है। ठीक है, तो जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो आपका क्या होगा, वो आपका वर्क होगा। किसके लिए, पी वी ग्राफ के लिए। पी वी ग्राफ के लिए एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो वर्क के इक्वल होगा। तो ये कुछ वर्क की बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने डी यू देख लिया, क्यू देख लिया, डब्ल्यू देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं एक बार आइसोथर्मल के। ठीक है, वैसे तो मैंने आइसोथर्मल आपको बता दी, लेकिन अभी फिर भी उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो फर्स्ट लो क्या था, डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैं देख रहा हूं आइसोथर्मल की। अब आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी आपका क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा टी क्या होता है, 0 होता है। और मैं देख रहा हूं आइडियल के लिए। ठीक है, आइसोथर्मल मैंने इरिवर्सिबल तो आपको बता ही दिया ना, इरिवर्सिबल बता दिया। इरिवर्सिबल के लिए वर्क क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए देखते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए तो आइडियल गैस है, आइसोथर्मल है, तो क्या होगा, डेल्टा टी आपका 0 होगा और डेल्टा यू भी आपका क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि डेल्टा यू क्या होता है, पाई टी डी वी सी वी डी टी, दोनों आपके 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या आया, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आया। Q आपका माइनस डब्ल्यू आ गया। और जो वर्क डन आता है, वर्क होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। वर्क डन क्या आता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। और अगर मैं बात करूं रियल के लिए, रियल गैस के लिए, तो डेल्टा टी तो आपका क्या था, 0 था। लेकिन डेल्टा यू क्या आएगा, अब की बार क्या डेल्टा यू 0 आएगा, डेल्टा यू 0 बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा, पाई टी डी वी प्लस सी वी डी टी। तो ये तो आपका क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन पाई टी डी वी तो बचा, पाई टी डी वी की वैल्यू क्या थी, ये थी आपकी ए एन स्केयर 1 बाई वी वन माइनस 1 बाई वी टू। तो ये आपका क्या आया, डेल्टा यू आया। और अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क क्या आएगा, वर्क आएगा आपका माइनस एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी बाय वी वन माइनस एन बी प्लस ए एन स्केयर 1 बाई वी वन माइनस 1 बाई वी टू। ठीक है, ये वर्क आ गया। ठीक है, ये डी यू आ गया। तो क्यू की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। क्यू क्या आएगा, क्यू आएगा आपका डी यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, डी यू माइनस डब्ल्यू आएगा। अब इसको माइनस करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन आर टी एल एन वी टू माइनस एन बी बाई वी वन माइनस एन बी। ठीक है, तो ये आपका रियल के लिए क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। आ गई ना समझ में, चलो ठीक है, ये आ गया तुम्हें समझ में भाई। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में। अगर मैं एक्सपेंशन कंप्रेशन ये सब करा रहा हूँ, तब आपका क्या होगा, क्या होगा भाई।
ये था प्रेशर, ये था क्या, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो अब जो यहां से मैं यहां गया हूं, ठीक है, किस में जा रहा हूं मैं, यहां से ये था आपका V1 वॉल्यूम था, ये था V2। तो अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और यहां से यहां आ रहा हूं तो कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन, यहां से यहां वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन। ठीक है, ये आपका क्या है, P2 प्रेशर है, और ये क्या है, P1 प्रेशर। ठीक है, तो यहां से यहां गया या यहां से यहां आया, तो जो ये लाइन दिखा रही है, ये लाइन किसके लिए दिखा रही है, ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दिखा रही है। ठीक है, तो ये लाइन क्या दिखा रही है, ये लाइन आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दिखा रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो वर्क डन रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए, वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, पहली बात, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो गए, क्योंकि सबसे पहली बात, एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, वो आपका वर्क डन होगा। तो यानी कि यहां से ये जो एरिया होगा सारा, ये एरिया किसके लिए होगा, ये सारा का सारा एरिया आपका जो रिवर्सिबल के लिए होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होगा वो आपका ये एरिया होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद यहां से यहां जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे तो भी क्या होगा, यही सारा एरिया आएगा, या फिर मैं यहां से यहां आऊं तो भी आपका यही एरिया होगा, यानी या एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, वो यही पाथ फॉलो करेगा, यही पाथ फॉलो करेगा, तो जो इसका एरिया होगा वही वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा। अब उसके बाद मैं बात करता हूं एक्सपेंशन के एरिया की। तो आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने क्या कहा था, वर्क डन क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यानी कि जो पी एक्सटर्नल जो कि आपका फाइनल प्रेशर होगा आपको वो देखना है। तो अगर मैंने एक्सपेंशन किया तो वो आया यहाँ पे, ये आपका क्या था, फाइनल प्रेशर। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, और जो इस स्ट्रेट लाइन के अंडर V2 माइनस V1 आया, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला किसके लिए होगा, आपका वो एक्सपेंशन के लिए होगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा, एक्सपेंशन के लिए होगा। तो इनको मैं इस साइड लिख लेता हूँ, ये एक्सपेंशन के लिए लिख दिया मैंने, ये मैंने कंप्रेशन के लिए लिख दिया। ठीक है, तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा, तो ये आपका स्मॉलर देन क्या हो जाएगा, वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक है, अब ऐसे ही कंप्रेशन की बात करूं मैं, कंप्रेशन में फाइनल प्रेशर क्या था, ये फाइनल प्रेशर के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद V2 और V1 के अंडर जितना एरिया आ रहा है, यानी कि ये सारा का सारा एरिया। ठीक है, ये किसके लिए होगा, ये कंप्रेशन के लिए होगा, तो यानी कि ये हो गया आपका सबसे ज्यादा, तो इरिवर्सिबल कंप्रेशन। तो मेरे ख्याल से ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का वर्क कितना होगा, कौन सा कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा, आपको बस एरिया अंडर द कर्व देखना। दूसरी चीज क्या देखनी है, इरिवर्सिबल के लिए जो फाइनल प्रेशर होगा, अब जब एक्सपेंशन हुआ था तो फाइनल प्रेशर ये हुआ था, फाइनल प्रेशर से क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और उसके अंडर एरिया ले लो V1 और V2 के बीच। ऐसा ही कंप्रेशन में क्या था, फाइनल प्रेशर ये था, तो फाइनल प्रेशर इरिवर्सिबल के लिए बता रहा हूं मैं, फाइनल प्रेशर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और V1 और V2 के बीच सारा एरिया ले लो। ठीक है, तो वो आपका इरिवर्सिबल के लिए एरिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। चलो चलो भाई, मेरे ख्याल से आइसोथर्मल तुम्हारे समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे।
नेक्स्ट आपकी आती है एडियाबैटिक। ठीक है, अब एडियाबैटिक के लिए क्या था आपका Q क्या आ जाएगा, एडियाबैटिक के लिए आपका Q आ जाएगा 0, तो डेल्टा U किसके इक्वल आएगा, डेल्टा U आपका क्या आ जाएगा, W के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये बात, डेल्टा U किसके इक्वल आ जाएगा, W के इक्वल आ जाएगा। अब अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं, ठीक है, आइडियल प्लस रिवर्सिबल, आइडियल और रिवर्सिबल की बात करूं तो जो आपका du होगा वो किसके इक्वल होगा, NCV dt, dt को मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं, इरिवर्सिबल के लिए जो du होगा वो क्या होगा, NCV dt, जो कि होगा T2 माइनस T1, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये भी आपके दो रिलेशन थे जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें आपके एडियाबैटिक में आपके तीन रिलेशन आते हैं। क्या, पी वी रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट, हमने गामा निकालना अब ये भी सीखा था। गामा क्या होता है, गामा आपका होता है CPM बाय CVM, गामा यही होता है ना, अभी निकाला था हमने। दूसरा क्या होगा, अब P को चेंज कर दो केवल, तो चेंज करने के नाम का गामा से एक माइनस कर दो, TV रेज टू द पावर गामा माइनस 1, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद यहाँ से अब पहला चेंज किया था, अब दूसरा चेंज कर दो, तो TP रेज टू द पावर 1 माइनस गामा बाय गामा, एक आपका ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका क्या होता है, तीन रिलेशन होते हैं जो आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आइडियल के लिए क्या था, आइडियल के लिए चलो भाई बताओ, आइडियल के लिए क्या आएगा, ये तो बताना पड़ेगा। अरे सिंपल सी बात है यार, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, सॉरी आइडियल बोल रहा हूँ, उसके आइसोथर्मल के लिए यहाँ PV रेस्ट बाय गामा कांस्टेंट है। ठीक है, आइसोथर्मल में क्या आएगा, NR तो वैसे कांस्टेंट है, T कांस्टेंट कर ही दिया, तो यहाँ आपका PV कांस्टेंट होता है, यहाँ क्या होता है, PV कांस्टेंट होता है। ठीक है, एडियाबैटिक में PV रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तभी यहाँ पे अगर आपके पास दो ग्राफ आ जाए मान लो, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, ये PV ग्राफ है आपके लिए, एक ग्राफ आपका जा रहा है यूं, ठीक है, और एक ग्राफ आपका जा रहा है यूं। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, बता दोगे, बताओ। एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे PV रेस्ट पर गामा कांस्टेंट है, यहाँ पे PV कांस्टेंट है, तो अगर मैं क्या करूं, लोग ले लूं, ठीक है, लोग मैंने ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलो उसमें लोग में क्या ही बताऊं तुमको, log P प्लस गामा log V इज इक्वल टू इस साइड भी log जो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू C माइनस एम एक्स करोगे, ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू क्या देगा, गामा देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 आएगा, तो यहाँ पे दोनों साइड log देगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और गामा की वैल्यू अगर मैं देखूं, CP आपका क्या होता है, CV प्लस R, यानी कि आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, गामा आपका ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ से जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी उसके लिए स्लोप आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा, स्लोप आपका क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी कि स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो उसके लिए आपका एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको देखना कि किसके लिए आपका एंगल बड़ा है, वही आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इसके स्लोप से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो,
ठीक है। तो इसमें और इसमें अगर मैं देखूं ऊपर वाले का क्या है, एंगल बड़ा है, ऊपर वाले का एंगल बड़ा है, तो ये आपका आइडियल है, एडियाबैटिक, और ये आपका आइडियल है। ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे आपका स्ट्रेट लाइन आएगी, तो ये एंगल और ये एंगल में अब की बार नीचे वाले का एंगल बड़ा है, नीचे वाले का एंगल बड़ा है, तो ये आपकी आइडियाबैटिक और ये आपकी आइसोथर्मल। ठीक है। तो इसमें ऊपर वाली एडियाबैटिक आ रही थी, इसमें नीचे वाली आपकी एडियाबैटिक आ रही है। तो मेरे ख्याल से एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये आपका लगभग 40-50% हो गया। तो बाकी आपका जो होगा वो आपका आएगा सेकंड लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय।